अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में पहले हिस्से में हम सबसे पहले बात करेंगे बजट के हवाले से। कल एक प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें तमाम मिनिस्टर्स ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी उसमें मौजूद थे और उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया गया है और उनकी तजावीज़ मांगी गई हैं ताकि उन तजावीज़ को आगे बजट में शामिल किया जा सके, ताकि एक बेहतर शक्ल में बजट सामने आ सके। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कल कैबिनेट इजलास में कुछ फैसले किए गए जिसमें ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है और उसमें यह भी कहा गया है कि हफ्ते की छुट्टी को बहाल कर दिया जाए ताकि कुछ एनर्जी जो है वो उसको सेव कर लिया जाए। अभी कुछ मार्केट्स के हवाले से फ़ैसला होना बाकी है, वो भी आइंदा कुछ दिनों में हमें मालूम हो जाएगा कि किस तरह से उस पर एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो वुज़रा हैं और सरकारी ओहदेदार हैं उनके लिए फ्यूल कोटे में 40% उसको कट लगाया गया है, उसमें कमी की गई है ताकि इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उनमें कुछ कमी आ सके। उसके साथ साथ बैरून मुल्क जो दौरे किए जा रहे हैं उन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो मीटिंग्स होंगी वो उन्होंने कहा कि वर्चुअल मीटिंग्स होंगी ताकि उस पर ज़्यादा अखराजात जो है ना आए। और बैरून मुल्क जो है आप इलाज करवाने के लिए उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है कि सरकारी मद में आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, इसमें सरकारी तौर पर आप ये सब नहीं कर पाएंगे। और भी बहुत सारे अहम फ़ैसले जो हैं किए जा रहे हैं, मुश्किल फ़ैसले भी किए जा रहे हैं जो उसका बराह रास्त असर आवाम पर हो रहा है। अब कल इकनॉमिक सर्वे आ जाएगा, परसों इंशाल्लाह बजट होगा। अब ये बजट किस तरह का होगा इन हालात में कोई बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना ये है कि इंशाल्लाह हम इन तमाम तर मुश्किलात पर काबू पा लेंगे और हुकूमत इसके लिए काम कर भी रही है। इन तमाम तर इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद शकील रामी साहब तजियाकार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया शकील रामी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और इसके अलावा वाया स्काइप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फ़ारूक सलीम साहब। ये फ़ारूक साहब भी बड़े मारूफ माहिर मौशी अमूर हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब सर आपका भी हमें वक्त देने के लिए। मैं चाहती हूँ रामी साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं कि कल जो बिज़नेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी कोशिश की गई कि तजावीज़ ली जाएँ और उनको बजट में शामिल किया जाए। अब अगर मैं स्पेसिफ़िकली आपसे बजट के हवाले से जानना चाहूँ कि इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत को बजट बनाते वक्त बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश होंगे। बताया ये जा रहा है कि आमदन और अखराजात में जो इस वक्त बढ़ता हुआ खसारा है, इस माली साल के आखिर तक 5,000 अरब रुपए जो है उसकी इस हद तक जाने का इम्कान है। कितना बड़ा चैलेंज होगा एक अच्छा बजट देने के लिए आपको? देखें, अभी जो एक्सरसाइज हो रही थी तो कुछ दिन पहले भी जब बात हो रही थी तो मैंने ये पॉइंट आउट किया था अभी बेसिकली जो कर रही होगी गवर्नमेंट कि हमने कर्जे कैसे वापस करने हैं और मज़ीद कर्जे कैसे लेने हैं। हाँ, इसमें ये सबसे बड़ा इसमें मेरा ख्याल प्लानिंग का जो एलिमेंट होगा, क्योंकि हमारा जो आप बजट डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो उसको गैप को फिल करने के लिए हमें कर्जे लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और यही बात देखिए ना कि मैं मिफ्ता इस्माइल साहब भी फरमा रहे थे कि नेक्स्ट 12 मंथ में हो सकता है कि मेरा ये नंबर अभी शेयर हो रहा था कि $41 बिलियन, 41 बिल्कुल। तो इस तरह का हमें चाहिए होगा। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल कहता है गवर्नमेंट जो है कि बजट पेश करे दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। नंबर एक कि प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ानी मुल्क की, जिसके लिए एक एफर्ट जो थी वो कल हो रही थी कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर साहब जो सब मिल रहे थे बिजनेस कम्युनिटी को सबको, मगर वो हम ये नहीं कह सकते वो इकोनॉमिक कंसल्टेशन थी, वो बिजनेस कंसल्टेशन थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, बिल्कुल। ऐसी एक चीज़। दूसरा चीज़ जो है कि अभी जो कि इमीडिएट हमें रिलीफ मिल सकता है वो दो चीज़ों से मिल सकता है। नंबर एक एग्रीकल्चर पे अगर हम ध्यान दें तो हमारी प्रोडक्शन जो है एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं कि जिसमें कुछ जो हम अभी इंपोर्ट में खर्च करते हैं फूड पे वो ख़त्म होगा, प्लस हमें जो कॉटन है या उसका जो दूसरा रॉ मटेरियल है उसमें कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। ये हो सकता है, इस तरह हो सकता है कि हम अपने जो क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करें और टाइमली वाटर के लिए उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाएं। ये शॉर्ट टर्म में यानी कि इमीडिएट रिलीफ हमें दे सकता है सेक्टर। दूसरा यह है कि हम वार फुटिंग जो है कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है कि सी पैक के अंदर उसको बिल्ड करें। अभी तक जो प्रोग्रेस है कि वो बड़ी क्या कहते हैं कि वो अप टू मार्क नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे, वो उसको लेके आगे चले तो मेरा ख्याल कहता है कि हम शॉर्ट टर्म में इन चीज़ों पे रिलीफ ले सकते हैं। अदरवाइज़ एक तरीका बचेगा कि हम टैक्स बढ़ाएं। टैक्स किस पे बढ़ाएंगे?
जिस तरह बिजनेसमैन से अच्छा, मुझे इजाज़त है, इसमें मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम डिटेल से बात कर लें कि टैक्स कलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा और जो हदफ मुकर्रर किया जा रहा है उसके लिए क्या इम्कानात हैं। फ़ारूक सलीम साहब को शामिल कर लेते हैं। सर, जो बजट के हवाले से डिस्कशन इस वक्त हो रही है, रामी साहब का जो ख्याल है, उन्होंने कहा है कि हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, एग्रीकल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, इकनॉमिक जोन्स की तरफ। तो सर, आपकी ओपिनियन क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा और किस किस्म का बजट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वक्त आने वाला है? बजट उसमें हुकूमत हमें अपना तखमीना बताती है, गवर्नमेंट का क्या तखमीना है, कितना तवज्जो रखते हैं कि आमदन कर पाए, और फिर उसके अखराजात का तखमीना, कि बेस वो तखमीने हुकूमत देखती है 10 तारीख को कितनी हो रही है। और अच्छा सर, ज़रा थोड़ा सा अगर फिक्स कर लें, हम ज़रा सही तरीके से आपको सुन नहीं पा रहे हैं, ऑडियो का इशू आ रहा है। जी फ़ारूक सलीम साहब। ऑडियो अगर फोन जी, अब बात कीजिएगा। जितनी देर में वो इसे फिक्स करते हैं, रामी साहब, हम जो आपने टैक्स कलेक्शन की बात की थी उसी को आगे बढ़ा लेते हैं। और हदफ 7 अरब रुपए मुकर्रर करने की बात की जा रही है। इम्कानात ये हैं कि इतना होगा, क्या आसान होगा इतना टैक्स इकट्ठा करना? तो हम जब टैक्स की बात करते हैं, तो जब बिजनेस वाले हैं वो कहते हैं मैं टैक्स में राहतें दो। बिल्कुल। अगर आप एक तरफ राइट दे रहे होंगे तो आप टैक्स कैसे बढ़ाएंगे? इस वक्त फिर एक ही ऑप्शन बचेगा कि आप सैलरी क्लास और मिडिल क्लास पे टैक्स बढ़ाएं, जैसा कि IMF की अभी यानी कि डिमांड भी आ रही है कि इन पे यानी कि जो सैलरी पे टैक्स बढ़ाया जाए, जहाँ इसको मिडिल क्लास पे बढ़ाया जाए। अगर ऐसा होगा तो देखें ये गवर्नमेंट के लिए क्या, इस कौम के लिए भी अच्छा नहीं होगा। एक साइड पे आपकी इन्फ्लेशन बहुत हाई है, प्राइसेस हाइक पे हाइक, यानी कि आप देखें पेट्रोल प्राइस देख लें, इलेक्ट्रिसिटी, गैस या खुद दोनोश की चीज़ें कीमत बढ़ गई। अगर इसी सैलरी क्लास पे आपका टैक्स बढ़ गया, इसका मतलब आपकी आमदन कम होगी। परचेजिंग पावर पहले कम हो चुकी है, आमदन जो है कि मजीद कम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को गवर्नमेंट कैसे कॉप करेगी, ये एक चैलेंज होगा। इसीलिए जो हम अभी बात कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट के लिए है कि आप प्रोडक्शन सेक्टर को देंगे, लेकिन जैसे इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होगी या एग्रीकल्चर की एक्सपेंशन होगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, उस पर आपको टैक्स खुद ब खुद ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, यानी कि टैक्स नेट बढ़ेगा। चाहे जितने आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करेंगे, लाइवलीहुड, उस तरह ज़रा आपका टैक्स नेट बढ़ता जाएगा। अगर आप एक्सट्रक्टिव रहे कि जो हैं उन्हीं को निचोड़ना है, तो उस पर जो आपका जो प्रॉब्लम है बहुत बढ़ जाएगा। एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो कि आपने स्टेप वाइज इसको प्लान करना है। आप देखें, आप बिजनेस कम्युनिटी से बात करें, देखिए हम मुश्किल हालात में गुजरे हैं, हम आपको इतनी सब्सिडीज नहीं दे सकते, यहाँ हम आपको टैक्स में इतनी छूट नहीं दे सकते कि जिस तरह हम पहले भी कह रहे थे, जब ये कोविड के दरमियान कोविड-19 आया था, तो उस वक्त हम ये कह रहे थे आप जो पैसा आधार लेके आगे टैक्स दे रहे हैं कि इंडस्ट्रीज को, इस तरह को इसका ना करें, इसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कर्ज लेके आपने वापस करना है, उसको आप कंजम्पशन में या सब्सिडी में ख़त्म कर देंगे तो वो प्रॉब्लम में होगा। इन चीज़ों को गवर्नमेंट को अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ आपने सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास की बात की है, क्या कुछ ऐसे शोबे हैं आपको लगता है कि वहाँ पर अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए तो आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होगा? आपकी नज़र में कुछ ऐसे एरियाज हैं? एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है ना, इस पे भी टैक्स ही नहीं है। आप देखें ना, उसको ढाल बनाया जाता है कि जी स्मॉल फार्मर है, इस तरह, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल फार्मर है। अब इस तरह करें, आप 12.9 या 5 एकड़ से नीचे किसी को टैक्स ना करें। यहाँ इसको आप कर देंगे तो आप ये करें 50 एकड़ से नीचे किसी को टैक्स नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी लोग हैं उनको टैक्स होगा। उसमें क्यों नहीं हो पाता? उसमें सारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो हैं कि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो अभी लैंड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारे कैबिनेट आपको मिलेंगे, पार्लियामेंट में मिलेंगे, जैसे पावर कॉरिडोर्स में मिलेंगे। अब दो प्रॉब्लम है, एक तो ये है कि वहाँ जो एग्रीकल्चर की इनकम है वो टैक्स नहीं हो पा रही। दूसरा ये होता है कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो दूसरी इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर कर देते हैं, उस पर भी टैक्स की बचत हो जाती है। तो ये वो एक सेक्टर है कि जिसको आप टैक्स नेट में ला सकते हैं, एक चीज़। दूसरा जो है कि आप बिजनेस कम्युनिटी से डायलॉग करें, उनको कहीं देखें जी जब हमारे हालात अच्छे होंगे हम आपको देंगे, मगर अब हालात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, आप ये ना करें। तीसरी जो चीज़ है, जो कि आप ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात कर रही थी, तो मुझे उस पर लग रहा था, एक तरफ आप लोगों से कुर्बानी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ आप कैबिनेट बढ़ाते जा रहे हैं दिन ब दिन। अब देखिए, अगर कैबिनेट क्या करनी इतनी बड़ी, इतनी मुश्किल हालात हैं जिसमें आप कहते हैं जहर खाने को पैसे नहीं है, अब इसमें आप कैबिनेट को बढ़ाएंगे तो लोगों का आप इत्मीनान उठेगा। लोग आप इत्मीनान नहीं कहेंगे सिर्फ ये खाली जब हम बातें कर रहे हैं इनका मतलब कोई नहीं है। अगर इतना ही ये बात होती तो ये कैबिनेट क्यों बढ़ाएं या नए नए एडवाइजर क्यों लगाएं?
सही, अब देखें ना, सही। आप एक पिक्चर पेंट एतमाद हासिल करना भी तो बहुत जरूरी हाँ, है आप ना पिक्चर आवाम पेंट का। कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम मजबूर हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इसका एक्सपेंडिचर कहाँ से निकलेगा। आप एक मिनिस्टर लोगों को तो ये लॉजिक समझ में नहीं आएगी ना कि क्यों ऐसा कॉमन हो रहा है कि आप बिल्कुल, देखें हाँ। कि मिनिस्टर आता है तो उसका कितना होता है, उसको गाड़ियां देनी, उसको मुलाजम देने, उसको क्या क्या आपने फैसिलिटीज। अच्छा रामी साहब, अभी पेट्रोल के हवाले से भी खासी जो हैं वो चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी इसमें पहले भी इजाफा हुआ, अभी भी शुनीद है कि आने वाले कुछ दिनों में बढ़ाया जाएगा। अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें, फ़ारूक सलीम साहब की तरफ मैं जाती हूँ, उनकी हम राय ले लेते हैं। फ़ारूक सलीम साहब, आप जो बात कर रहे थे, मैं चाहती हूँ कि उसको मुकम्मल कर लीजिएगा कि किस किस्म का बजट जो है इस वक्त आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या आम आदमी जो है वो उससे मुतासिर होगा या कुछ ना कुछ उसको इसमें रिलीफ मिलेगा इस बजट में? जी, सबसे बड़ा इशू यही रहता है कि हुकूमत हमेशा ये क्लेम करती है कि अवाम दोस्त बजट आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस बजट में आम आदमी के ऊपर जो बोझ पड़ने थे वो बजट से पहले डाल दिए गए। 60 रुपए लीटर जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है, कोई 40-45% गैस की कीमत बढ़ गई है, इसी तरह 7 से 8 रुपए फी यूनिट जो है वो बिजली की कीमत बढ़ गई है। तो बजट में कोई इजाफी बोझ आम आदमी के ऊपर मुझे नजर नहीं आ रहा कि पड़ेगा। ठीक है। जो पर्सनल इनकम टैक्स रेट है उस पे IMF और पाकिस्तान का किसी किस्म का मुआहदा हुआ है कि उसको बढ़ाया जाएगा। जो तनख्वाहदार तबका है, जिसकी सैलरी बड़ी हाई है, उनके ऊपर मजीद इजाफी बोझ जो वो आएगा। और एक सुपर टैक्स की बात हो रही है कि जो बहुत अमीर कंपनियां हैं पाकिस्तान में, खासतौर से जो बैंक हैं, उनके ऊपर कुछ इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। जो बुनियादी मुआहदा है पाकिस्तान और IMF के दरमियान, क्योंकि देखिए वंस वी बिकम पार्ट ऑफ द IMF प्रोग्राम, तो जो बुनियादी हिकमत अमली है बजट की वो भी उनकी निगरानी में बनाई जाएगी। वहाँ पे कहा यह जा रहा है कि मजबूरी तौर पे कोई 2000 अरब की जिसको वो कहते हैं एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट से मतलब ये है कि या तो आपने आमदन बढ़ानी है और या आपने अपने अखराजात कम करने हैं, और या कॉम्बिनेशन दोनों का कि कुछ आमदन बढ़ा लें और कुछ अखराजात कम कर लें। तो वो कोई 2000 अरब की एडजस्टमेंट है वहाँ। तो मुझे लग रहा है कि कोई 350 अरब के इजाफी नए टैक्सेस आएंगे, और कुछ जो टैक्स एग्जेम्पशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनको खत्म किया जाएगा। लेकिन आपका बुनियादी सवाल जो था कि आम आदमी के ऊपर कोई इजाफी बोझ तो नहीं आने वाला, मेरा ख्याल है कि आम आदमी के ऊपर ना तो कोई नई रिलीफ इस बजट में नजर आएगी और ना ही कोई इजाफी बोझ सामने आने वाला। अच्छा, वो नहीं होगा। और सर, जो टैक्स कलेक्शन की बात की जा रही है, 7000 अरब रुपए जो है वो टारगेट रखा गया है इस मरतबा, इम्कानात हैं ये बताया जा रहा है, तो सर ये रियलिस्टिक है, ये सारे फिगर्स डुएबल हैं, हो पाएगा? जी, मेरा ख्याल है कि 7200 और 7500 के दरमियान की कई बात हो रही है। जी जी। और अगर हमने 6000 अरब की कलेक्शन इस साल कर ली है तो उस पर 17 या 18% इजाफा जो है वो मैं समझता हूँ कि मुमकिन है अगले साल उस पर इजाफा कर लेना, तो कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं। इसमें मेरा ख्याल है कि फोकस रखना होगा कि अखराजात को किस तरह कम किया जाए। और अखराजात में जो दो सबसे बड़े आइटम्स हैं, जो सूद की मद में मेरा ख्याल है कि इस दफा शायद 4000 अरब तक सिर्फ सूद की मद में हमें रिपेमेंट करनी हो, उसमें कमी जो है वो बड़ी मुश्किल है। हुकूमती अखराजात की जैसे पहले बात हो रही थी कि एक तो जो 18वीं अमेंडमेंट है उसकी जो माली शिके हैं वो मैं समझता हूँ कि सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, उनमें किसी किस्म की तब्दीली करनी होगी, क्योंकि अभी ये है कि दिफा का जो टोटल बजट है वो विफाक बर्दाश्त करती है। अब जो दिफा हो रहा है वो सिर्फ इस्लामाबाद का तो नहीं हो रहा, वो तो पूरे पाकिस्तान का हो रहा है। इसी तरह जो सूद की मद में 4000 अरब की पेमेंट होती है वो विफाक की बजट पे होती है, उसमें सूदों का कोई हिस्सा नहीं करता। अब वो जो सूद की अमाउंट दी जा रही है वो कर्जा जात से इस्लामाबाद के ऊपर तो नहीं खर्चे गए, वो तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर खर्चे गए। ठीक है, फ़ारूक सलीम साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, शकील रामी साहब भी मौजूद हैं। एक मुख्तसर सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, इस वक्त हम बजट के हवाले से बात कर रहे हैं। कल इकोनॉमिक सर्वे आएगा और इस हवाले से जो तैयारी की जा रही है थोड़ा सा हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस इस वक्त हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी हैं और आवाम के लिए इस बजट में क्या होगा, थोड़ा इस पर एनालिसिस हो जाए। शकील रामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शकील रामी साहब, मैं फ़ारूक साहब की तरफ जाने से पहले जो बात कर रही थी कि पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ी और अभी भी ये कहा जा रहा है कि मज़ीद इसमें इजाफा होगा, तो जो गुज़िश्ता हुकूमत है उसने पेट्रोल और डीजल पर जो सब्सिडी दी थी, लेकिन उसके लिए बजट में बताया जाता है कि कुछ वो ऐसा कोई हिस्सा मुख्तस नहीं किया गया कि इसको वहाँ से अकोमोडेट किया जाए और इससे भी मालियाती खसारा जो है वो बढ़ गया। तो ये कैसी अप्रोच थी? ये फैसला जो है ये मईशत पर कितना भारी पड़ा? देखिए, इसी को कहते हैं कि अपनी जेब के मुताबिक ना प्लान करना। जैसे आपको तो आइडियली ये चाहिए कि लोगों के साथ शेयर करें कि प्रॉब्लम क्या है। अब देखें, अभी पहले तो प्राइसेस बढ़ रही थी या नो कॉन्फिडेंस का वोट आया, उसमें बात होना शुरू हो गई जी हमने सब्सिडी दे दी। अब सब्सिडी सबको पता था सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है और अलाउड भी नहीं है, क्योंकि हम तो किसी कर्जा ले रहे हैं ना। IMF का ऑब्वियसली प्रोग्राम में है तो कैसे कर सकते हैं ये? ना सिर्फ IMF की बात नहीं है, हम अपने दोस्त ममालिक से कर्जा ले रहे हैं, हम दूसरों से मांग रहे हैं कि यार कि हमें अपने मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए। वो बड़ी अजीब सी मंतक बन जाती है। वो कहते हैं एक तरफ जाके आप कहते हैं जी लोगों को पैसा आप कंजम्पशन पे अड़ा देते हैं, दूसरे पैसे मांगने आ जाते हैं। सब्सिडी तब अच्छी होती है जब आपकी जेब में खुद पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, आपके लिए आप उसमें कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह ही है कि कर्ज लेके हम क्या कहते हैं कि वो गालिब का शेर है ना, पीते थे कर्ज की मैं और समझते थे कि रंग लाएगी फाका मस्ती एक दिन। तो ये ऐसी बात है। अब देखिए, गवर्नमेंट को इसको रैशनल करना पड़ेगा। दो चीजें इसकी वजह से ज्यादा मसला हो गया, इस आने वाली गवर्नमेंट के लिए ज्यादा मसाइल बढ़ गए। इसमें दो चीजें हुई आने वाली गवर्नमेंट, एक तो सब्सिडी की बात चल रही थी, दूसरा जो कि डॉलर में शार्प इंक्रीज हुआ, क्योंकि हम तो इंपोर्ट करते हैं ना ऑयल जो है, और जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, फिर जो हमारी बिजली पैदा होती है इसके लिए भी हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। बहुत यानी कि बड़ा हिस्सा जो है मोर देन 60% ऑयल एंड गैस जो है कि हम इंपोर्टेड ऑयल एंड गैस से करते हैं। ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस बढ़ेगी। जब आप एक चीज़ आपको पहले 100 महंगी, जितना डॉलर में इजाफा हुआ है, मतलब हम बात करते हैं कि 180 का था उस वक्त, अब 20 रुपये का इजाफा हुआ है, इसका 20 रुपये तो डायरेक्ट आपका उस पर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। वो गवर्नमेंट तो सस्टेन नहीं करेगी। अब वो हो गया। फिर उसके अलावा जो सब्सिडी पहले दे रहे थे वो भी अब बढ़ गई, वो ख़त्म हुई, तो वो जो प्रेशर था वो भी आवाम पे चला गया। अब देखिए, ये जो हम कहते हैं मुश्किल फैसले, ये मुश्किल फैसले नहीं है, ये लोगों के फैसले हैं। अब मुश्किल फैसले तब होंगे, हम मानेंगे गवर्नमेंट ले रही है जब वो अपने आप पे लागू करेगी। बिल्कुल। अब देखें ना, जो भी मिनिस्टर है, MNA है, MP है, इनमें कौन गरीब है? क्या ये गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या ये घर अफोर्ड नहीं करते? क्या ये पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते या मेडिकल नहीं कर सकते? सारा कुछ अब वज़ीर आज़म साहब को उनको भी लूप में लेना पड़ेगा, खुद को भी वज़ीर आज़म को खुद को भी लेना पड़ेगा, नहीं इनको तब बात बनेगी। सबको करना पड़ेगा। क्या ये इनमें से बता रहे जो तो गरीब है चलो उसको तो दे दे, जो नहीं है आप बात करते हैं, देखेंगे आपके यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि जिनके बयान के वाइस क्या कहते हैं कि उनके हेड कितनी तनख्वाहें लेते हैं, आगे चेक तो करें जरा। अच्छा रामी साहब, वक्त थोड़ा कम है, मैं चाह रही हूँ ट्रेड डेफिसिट की जो हम बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स की, आपने भी उसकी तरफ इशारा किया, इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स कहाँ स्टैंड कर रही हैं और क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है? देखिए, जो 9 माह पहले का, यानी कि पहले 9 माह का डेटा था, उसके मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ में 23 बिलियन की थी, और जो इंपोर्ट थी हमारी मेरा 40 बिलियन से ऊपर की चली गई थी। अब जब 3 माह का जब ये बाकी का डेटा फाइनल होगा तो वो फिर हमें ट्रू पिक्चर कल नजर आएगी, जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च होगा तो कहाँ से कहाँ खड़े हैं। हमारा अभी जो कहते हैं ट्रेड डेफिसिट बड़ा है। अब क्यों बढ़ता है हमारा? देखिए, एक तो डॉलर है कि जिसकी वजह से हम महंगे में चीजें बाहर से खरीद रहे हैं, और देखिए ना हम अपने आप को एक और हमने बैन भी किया कुछ, हम अपने आप को ज़रीए मुल्क कहते हैं, आप ज़रीए मुल्क कहते हैं। पहले 9 माह में हमने मोर देन 7 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की हमने फूड की इंपोर्ट की हुई है। अब ये कोई मंतक से समझाए कि एक ज़रीए मुल्क होने के नाते हम क्यों ज़्यादा इतना खाना मंगवाते हैं? इसलिए कि आपकी गंदम की पैदावार नहीं बढ़ी, आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे कोई जोर नहीं दिया। आपने ये कर दिया, जो लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, जिसमें गंदम जो पहले आप वो लास्ट ईयर जो इकोनॉमिक सर्वे आया था ना, उसमें बताया गया था जनाब कि ये गंदम की पैदावार बढ़ गई है। तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी, उस वक्त भी, कि ये आपने एरिया, प्रोडक्शन एरिया बढ़ाया है, ये नहीं है कि आपने गंदम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, और उसको प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे आया था? कपास पे, क्योंकि आपने उसका जो एरिया प्रोडक्शन है वो कम कर दिया था, उसकी आपकी प्रोडक्शन कम हो। अच्छा, मुख्तसरन मुझे अब IMF के हवाले से भी बता दीजिएगा, कितने पुरुमीद है हम के उनके साथ हमारा मुआहिदा हो जाएगा और कितना ज़रूरी है ये इस वक्त, हमारी कितनी बड़ी ज़रूरत है? देखिए,
एक बात तो पहले ज़हन में बिठा लें, कोई मुल्क IMF के साथ काम करके कभी भी मसाइल से नहीं निकला, ना वो डेवलप ये किया। तो फैक्ट है, बिल्कुल सही। मगर इस वक्त हम जिस सिचुएशन में हैं हमें उनकी जरूरत और है। कोई हल भी नहीं है हमारे हल पास, नहीं इस वक्त, मजबूरी क्योंकि है। हमारे दोस्त ममालिक भी अब हमें ये कह रहे हैं अगर हमसे भी इमदाद चाहिए आपको तो पहले आप IMF IMF से का माहदा बिल्कुल, करें। हाँ। अब जो इन्होंने पेट्रोल प्राइसेस का कहा था इन्होंने बढ़ा दी, इलेक्ट्रिसिटी और गैस सब पे सब्सिडी खत्म करना पड़ा हमें। करनी पड़ी। अब जो तीसरी चीज़ है जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स पे है, अब वो देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है और IMF को कैसे उस पर कन्विंस करते हैं भाई साहब अगर ये भी बढ़ाते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और टॉपिक है हमारा अगला जिसकी तरफ मुझे बढ़ना है, उस पर भी हम बात, रामी साहब मौजूद हैं, उनकी राय भी मैं लूँगी इस पर। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ देने के लिए इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है और उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 40 रुपये फ़ी किलो आटे की फराहमी का जो वादा है उन्होंने उसको पूरा किया है। एबटाबाद और पेशावर जोन जो है इसमें आवाम को मोबाइल स्टोर्स के ज़रिए सस्ते आटे की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया है। इनिशियली जो है वो 100 मोबाइल स्टोर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनका आगाज़ कर दिया गया और इसको आगे जाकर 2000 मोबाइल स्टोर्स जो हैं, ये इरादा है कि ये फ़िलहाल तो इनिशियली चूँकि 2 जोन्स हैं जिसमें इसका आगाज़ किया गया, फिर मुकम्मल तौर पर सारे इलाके में जो है वो इसकी फराहमी की जाएगी। और खैबर पख्तूनख्वा में साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि 8 साल से तरक्याती काम रुके हुए थे। अब जो रिस्पॉन्ड कर रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, बैरिस्टर साहब जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि आटे के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ सियासत की जा रही है, इस सियासत को रोक दें और कोई ऐसा यहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। हम ऑलरेडी अर्जा नरखों पर दे रहे थे आटा, यूटिलिटी स्टोर्स में भी आवाम को फराहम किया जा रहा था, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब क्या वाकई ज़रूरत थी या नहीं थी, और जो फेडरल गवर्नमेंट इस हवाले से इकदाम उठा रही है, क्या वाकई इससे आवाम को फ़ायदा होगा? इस पर बात करने के लिए इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इख्तियार वली साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इख्तियार वली साहब, सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि आप बता दीजिएगा कि इस वक्त आप लोग इकदाम कर क्या रहे हैं, और 100 जो है मोबाइल स्टोर्स की बात की जा रही है इनिशियली, उसके बाद 2000 होंगे। आप लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, फिर बाकी जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर रही है KP के, उनके जो एतराज़ात हैं उसके बाद फिर मैं उस पर आती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बेशक ये बैरिस्टर सैफ साहब का आपने हवाला दिया, तो मैं बैरिस्टर सैफ साहब को शायद ये मालूम नहीं है कि जब उनको, ये तो मेरे वक्त किसी और पार्टी में थे 2018 में, लेकिन जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो उस वक्त हमारी हुकूमत ख़त्म होने के बाद ये आटे का तेला जो था ये 600 रुपए का मिलता था। और इनकी हुकूमत में सूबाई और मरकजी सारी हुकूमत पूरे मुल्क में इनकी थी, इनकी हुकूमत में ये आटे का 1500 और 1600 रुपए तक पहुंच चुका था। अब शहबाज शरीफ साहब ने बहैसियत वजीर आजम शांगला में ऐलान किया था कि अगर आप सस्ता आटा नहीं दे सकते तो मैं खैबर पख्तूनख्वा को सस्ता आटा फराहम करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और उन्होंने वो अपना वादा पूरा कर दिया, बावजूद इसके कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को कई बार उनसे रब्ता किया गया कि ये आटा सस्ता हमने फराहम करना है, आप हमारे साथ बैठ के बात करें, मीटिंग करें, कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, लेकिन वो सियासत में फंसे हुए थे। और अच्छा, इख्तियार वली साहब सर यही पर मुझे बता दीजिएगा, आप ये समझते हैं कि क्या वाकई ये बहरान और ये मसला इतना बड़ा था कि वज़ीर आज़म साहब को इसमें इंटरवीन करना पड़ा? अदरवाइज जो है अमूमन ऐसा नहीं होता है, फेडरल जो है वो मुदाखलत नहीं करता है क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं। ये वाकई बहुत बड़ा बहरान और बहुत बड़ा मसला था। देखिए, जब तक सूबाई खुद मुख्तियारी और 18वीं तरमीम की बात है तो उसके बाद आटा गंदम खुराक ये सूबाई वजारत है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आईनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर आयद होती है। ठीक है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मेरे ख्याल में वो उनको इससे फरागत नहीं मिलती कि वो इमरान खान को हेलीकॉप्टर में बिठा के कभी शांगला ले जा रहे हैं, कभी धीर ले जा रहे हैं, कभी चतराल लेके जा रहे हैं, कभी गुनेर जा रहे हैं, और फिर उनके जो प्रोटोकॉल है और उनका जो दस्ता है जो फितना और फसाद फैला रहा है, तो KP हाउस पे उन्होंने एक कब्जा कर रखा हुआ था जिसके पास चर्सी के रोजाना 400 लोगों का खाना जाता था। तो उनको इससे फरागत नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मजबूरन इस मसले को सीरियसली लेते हुए वफाकी हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब की
काबीना ने और उनकी टीम ने सीरियस लिया और हमने मजबूरन मोबाइल यूटिलिटी स्टोर में अपने आटे के थैले रखकर हमने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जिलों में भेजना शुरू कर दिए हैं। और जैसा कि आपने बताया, अभी हम इसको आगे 2000 ट्रक तक हम इसको बढ़ा रहे हैं, ताकि हम सूबे के लोगों को, हमें पता है कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बड़े नासमझ, नालायक और नाअहल लोगों के हाथ में है इक़्तिदार की बागडोर। तो वफाकी हुकूमत अपनी आईनी दस्तूरी सियासी जिम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं होगी। इख्तियार वली साहब, बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि ये आटे पर सियासत कर रहे हैं, सियासत को बंद करें। पंजाब से जो आटा आता है जानबूझकर उसको रोक दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके भेजा जाता है और फिर ये इस तरह के इकदाम किए जाते हैं कि ये एहसान किया जाता है कि जी हम आटा आवाम को दे रहे हैं और अर्जा नरखों पर दे रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है सच आवाम का। सियासत तो वो थी जो बैरिस्टर सैफ की आजकल जो उनकी मौजूदा पार्टी तहरीक इंसाफ है जो उन्होंने की। बैरिस्टर सैफ ये मेरे ख्याल में वही है ना जो इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब की पार्टी में थे, फिर पीपल्स पार्टी में चले गए थे, फिर किसी और पार्टी में चले गए थे और गुज़श्ता 5-6 सालों में मेरे ख्याल ये 5-6 तो वो तो किराए के तर्जुमान है। वो तो उस बेचारे को क्या पता कि अवाम की तकलीफ क्या है। वो तो अपनी तनख्वाह लेकर सिर्फ उन्होंने बयान ही दागना होता है, उनको पता ही नहीं है कि इस मुल्क में भूख और इफ्लास जो है। पर्सनल कमेंट नहीं करते हैं। शकील रामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शकील रामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ज़रा हम उनकी भी थोड़ी सी राय ले लेते हैं। रामी साहब, आप कैसे देखते हैं इस कदम को? देखिए, ये एक मेरा नहीं ख्याल करता था कि ये गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट पे इस पे जाना चाहिए था। इनको जो है कि जो प्रोविजन थी कि उसके साथ वर्कआउट करते जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। अब हमारे प्रॉब्लम क्या है, देखिए सब वो मान नहीं रहे थे, ये उनको कह रहे थे वज़ीर आज़म साहब बार-बार। ये आपको बता रहे हैं, ये मैं बताने लगा हूँ। इतना बड़ा लकूना है हमारी गवर्नेंस में कि आटा भी वज़ीर आज़म दे रहा है। ये हमारे ब्यूरोक्रेट जिनको हम पालते हैं वो किस काम के लिए हैं कि अगर वो इन चीज़ों को इंश्योर नहीं कर पाते कि वो आटा देने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर को काम करना पड़ता है, खुद काम करना पड़ता है। अगर जो प्राइम मिनिस्टर ने किसी को आटा था, किसी को दवाइयाँ ये खुद देनी है, तो क्या मुल्क के वो बाकी क्या काम करेंगे? जो बाकी ऑर्गन्स हैं जिनकी ये ड्यूटी है। इतने बड़े बहुत वज़ीर आज़म को वेला आदमी थोड़ी है कि जो सिर्फ आटा देता फिरे। आटा बहुत बुनियादी जरूरत है इंसानों की, मगर ये चीज़ है कि आपने सिस्टम इतने बड़े क्यों खड़े किए हैं? जब आप वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे, आप उनको करोड़ों अरबों रुपए की सैलरी देते हैं, सैलरी तो छोड़े मराद देते हैं, इतने बड़े बड़े घर गाड़ियां सड़क को देते, और ये छोटे छोटे काम प्राइम मिनिस्टर को खुद करने पड़े। फिर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट परफॉर्म क्यों नहीं करती। एक चीज़, दूसरा, हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये ना कि पॉइंट स्कोरिंग से निकल के अगर काम करने की कोशिश करें तो बेहतर। जितना सारा 3.5 साल हम PTI का रोना सुनते रहे, जनाब ये PMLN ये कर गए, वो ये कर गए, वो ये कर गए, अब ये गवर्नमेंट शुरू कर दिया कि वो ये कर गए, वो कर गए। भी देखो उसमें आपका डॉलर नीचे गया, नोज ड्राइव गया, जो PMLN की गलती थी, जिसको आपने सस्टेनेबल तरीके से नहीं आने दिया, आपने यकदम आया। फिर ये इस गवर्नमेंट की गलती थी, इन्होंने कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाई पाकिस्तान की। ये भी यानी कि मैं तो कहता हूँ शुक्र करे कोविड पाकिस्तान में आ गया, क्योंकि इन दिनों में बांग्लादेश में गारमेंट्स बंद हो गए, बिल्कुल इंडिया में बंद हो गए, जिसकी वजह से हमें मौका मिल गया, हमें ज़रा ऑर्डर मिल गए। हमारे यहाँ कोविड का इतना ज़रा यानी कि उसमें प्रॉब्लम नहीं था। फिर हमें उसके अलावा हमें कर्ज मिल गए मजीद $3-4 बिलियन के, जो कि मुख्तलिफ मदों में मिल गए। आप कोविड को फाइट कर रहे हैं, हमने उसको यानी कि एहसास प्रोग्राम के थ्रू लोगों को फ्री में दे दिए। हालांकि हमें चाहिए था कि हम उसमें लोगों को प्रोडक्टिव यूज पे लगाते हैं। भी काम करो, पैसा मिले, पैसा है मगर आप काम करें फिर आपको। इससे PTI गवर्नमेंट की वो पॉलिसी बहुत बेहतर थी। जब ये शुरू में आए थे, इन्होंने कहा था कि हम मुर्गियां देंगे, हम बकरियां देंगे, हम लाइफ स्टॉक के और छोटी छोटी चीजें देंगे। देखिए वो एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है। अब मांग देखिए, आप कल को आप पैसे मिलना बंद हो गए, आपका सास प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर किसी को आपने दी हुई है, बकरी दी हुई है, जब मुर्गियां दी हुई है, बढ़ गया उनका, तो एक सस्टेनेबल सोर्स है इनकम का। छोटा मोटा अगर कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं वो बहुत बेहतर है, बजाय उसके कि आप देखिए आप चाइना की हम दुनिया पूरी मिसाल दे रही इस वक्त, पॉवर्टी को गुर्बत मुका दी है, खत्म कर दी है। मिसाल देती है ना पूरी दुनिया ने 800 मिलियन लोगों को, यानी कि 4 पाकिस्तान के बराबर लोगों ने गुर्बत से निकाला है। 95% से ज्यादा ने गुर्बत में लोगों को जॉब्स दे के निकाला है। सिर्फ 5% ने जहाँ कैश ट्रांसफर किया, कैश ट्रांसफर करते नहीं थे। सही है। अच्छा इख्तियार वाली साहब, ये हमने बात शुरू की थी कि जो आटा गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन बात थोड़ी आगे निकल गई है। जो रामी साहब बात कर रहे हैं, इसको मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दें कि क्या कोई ऐसा प्लान आप लोगों का है, एक्शन प्लान के जिसके तहत लोगों को मुस्तकिल तौर पर कोई ऐसा रोज़गार भी फराहम किया जाए पूरे पाकिस्तान में, ताकि उनको फ़ायदा हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं
बुनियादी तौर पर आपने जो बात की, सारी जो 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 निचोड़ है वो यही है कि आटा देना ये वजीर आजम का काम नहीं, ये तो वजीर आजम के पल्ले बहुत सारे काम होते हैं, बिल्कुल, लेकिन चूंकि हाँ। एक बुनियादी काम है, और फिर जब सूबे की कोई हुकूमत ऐसी हो जो उनको सियासत करने से फरागत ना हो, उनको वहां से फुर्सत ना मिले, तो फिर वजीर आजम ही इस मुल्क का फिर जिम्मेदार है कि उसने फिर देखना होता है। सही। एक महीना कबल शांगला में ऐलान किया था कि चीफ मिनिस्टर आए मेरे साथ, खैबर पख्तूनख्वा के जितने गंदम के और आटे के मसाइल हैं हमारे साथ डिस्कस करें, जो कमी होगी वो हम पूरी करेंगे। एक महीना गुजर गया, उनको 3 बार किया गया एंड दे रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग। तो हमें मजबूरन इस तरह के एक्शन लेने पड़े। जिस तरह आपका दूसरा सवाल है, हमारे पास हमने कोई मुर्गी अंडे वाला प्रोग्राम नहीं है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क, और उसके बाद तो दूसरी इंडस्ट्री हमारी है वो टेक्सटाइल है और इंडस्ट्री है, जो हमारा एक्सपोर्ट फैसलाबाद है। तो ऐसी चीजों को हमने प्रमोट करना है। हम अभी 2 महीने हुकूमत को हुए नहीं है, हाँ। और आप इस बजट में देखेंगे कि नुकसान बच्चों को, लड़कों को, और जो इस मुल्क के स्किल्ड जो स्किल्ड कम्युनिटी है उनको हम क्या फैसिलिटी देते हैं और उनको हम कहाँ लेके जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है मैं चाहती हूँ, जाते जाते इख्तियार वली साहब उसको भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि 8 साल से तरक्याती काम रुके हुए हैं KPK में, हम उनको भी आगे बढ़ाएंगे, वो काम भी जो है वो होंगे। ज़रा वो कैसे होगा काम, ये भी बता दीजिएगा। देखिए, समझ तो इस बात की नहीं आ रही, तकरीबन कोई 1.25 महीने हो रहे हैं कि हुकूमत को रुखसत हुआ है। समझ नहीं आ रही कि लियाकत अली खान से लेकर आज तक 27,000 अरब का कर्जा था इस मुल्क पर। इमरान खान साहब ने टोटल 4 सालों में 20,000 अरब का कर्जा लिया, लेकिन काम की रफ्तार कोई नहीं है। PRT के अलावा मेगा प्रोजेक्ट है नहीं। बिलियन ट्री पे तो दरख्त लगाए थे, 1 बिलियन है, वो कहते हैं आजकल सुनने में आ रहा है कि आधे भी नहीं है। तो जो बच गए थे मेरे ख्याल में उनको आग लगा दी गई है। तो ऐसे हालात में हम जो इस वक्त मुल्क के जो फाइनेंशियल हालात हैं और जो फाइनेंशियल क्रंच से मुल्क, सबसे पहले हमने अपनी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। जो डायरेक्शन इसकी गलत रख दी गई थी, हमने सबसे पहले इस डायरेक्शन ठीक उसको दुरुस्त करना। सेकेंडली फिर हम जाएंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं, रोड्स को ठीक करना है, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, और मुल्क में रोजगार लाना है। CPEC बनेगा, वो चलेगा तो आपकी मईशत का पहिया भी चलेगा और इंशाल्लाह बेरोजगारी खत्म। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नुमा KPK की सिचुएशन है उसके हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, गवर्नमेंट जो इकदाम कर रही है। और इसके अलावा शकील रामी साहब मेरे साथ मौजूद थे। ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से, बजट के हवाले से हमने उनकी राय शामिल की। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अभी मुझे प्रोग्राम में आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, उस पर बात करते हैं। आज जो है मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है। PTV फिल्म्स लोगो जो है उसका भी आज इफ्तिताह किया गया, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री जो है उसका ज़वाल जो है उसके लिए उनका बड़ा कंसर्न है। वो वैसे पहले भी अपने पिछले टेन्योर में भी इस हवाले से काफ़ी काम करती रही हैं, और वो ये चाहती हैं कि ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जाए, और इसकी बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम जो हैं उस पर उन्होंने काफ़ी फोकस किया हुआ था लास्ट टाइम भी, कि इस पर हमने काम करना है, चाहे शॉर्ट फिल्म्स की बात हो या ओवरऑल हो, ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से भी जो इस वक्त प्रॉब्लम्स थी, जो इश्यूज थे, वो उसको अंडरस्टैंड कर रही थी। और आज भी इसी हवाले से उन्होंने कहा। और एक और बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेटफ्लिक्स है, हम चाहते हैं कि पाक फ्लिक्स जो है उसका भी इफ्तिताह कर दिया जाए, उसका आगाज़ कर दिया जाए। तो जो पाकिस्तानी सारे ड्रामाज हैं वो तमाम आर्काइव्स में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको देख सकेंगे, आप उसको एंजॉय कर सकेंगे। उसके साथ साथ चिल्ड्रन कंटेंट जो है वो भी मिसिंग नज़र आता है। उन्होंने कहा कि हमें उस हवाले से भी काम करने की ज़रूरत है। इससे पहले भी वो कह चुकी हैं कि बच्चों के लिए हमें कुछ चैनल का भी शायद आगाज़ करना चाह रही थी। साथ ही साथ बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि बिज़नेस कॉन्फ्रेंस का
सफल हुई। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम इसको इस कदर फोकस करें कि हम सियाहत और इसके हवाले से, फिल्म्स के हवाले से या आर्ट के हवाले से ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस करें जिसमें तमाम लोगों को हम ऑन बोर्ड लेंगे और इस पर काम करेंगे। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है जमाल शाह साहब। जमाल शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर अदाकार हैं और आप सब लोग वाकिफ़ हैं उनसे। जमाल शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइए, आज जो हुआ है, जिस प्रोजेक्ट का आगाज़, लॉन्चिंग हुई है पीटीवी फिल्म्स लोगों की, उसके हवाले से मुझे बताइएगा। और ओवरऑल जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा बात कर रही हैं कि जो हमें ज़वाल नज़र आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री का या फिर ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से जो बात कर रही हैं, सर इस वक्त असल मसाइल हैं क्या जिनके लिए एक तो इतनी कंसर्न हमारी मिनिस्ट्री है और आप लोग इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, किस तरह से उनको कम किया जा सकता है मसाइल को? जी तो ऐसा है कि मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जो आज लोगो वगैरह लॉन्च किया या पीटीवी फिल्म्स लॉन्च की, ये सिलसिला शुरू हुआ था 2018 में, जब पाकिस्तान की पहली कल्चरल पॉलिसी जो थी वो अप्रूव हुई थी और साथ ही फिल्म के हवाले से फिल्म पॉलिसी भी हुई थी। तो ये अच्छा है कि वो मौका जो है वो उनको अभी दोबारा मिला है और उन्होंने ये काम कर दिया। जहाँ तक हमारे मसाइल का ताल्लुक है, वो तो इंडस्ट्री के हवाले से बेशुमार हैं, इसलिए कि 70s में 75 तक हमारे मुल्क में कोई 1500 सिनेमा हाउसेज हुआ करते थे। फिर बाद में वो वजूहत बहुत सारी हैं, उन पर डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, वो सारे डिमोलिश होती रही और इस वक्त हमारे पास हार्डली कोई 130 या 140 सिनेमाज हैं। बावजूद इसके कि तब से अब तक हमारी आबादी 10 करोड़ बढ़ गई होगी। तो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट जो है, वो मुश्किल जो है वो ये है कि हमारे जिस मुल्क में कोई 3000 सिनेमाज होने चाहिए, उसमें 130 है या 140 है। दूसरा ये कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बुनियादी तौर पे तबाह हुई। बहुत बड़ी वजह ये थी कि गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई असिस्टेंस नहीं मिली थी। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट अगर शुरू से सपोर्ट करती तो इस वक्त हमारी इंडस्ट्री, मेरा ख्याल है कि एक बहुत तवाना इंडस्ट्री होती और बेशुमार लोग इससे जुड़े होते, बेशुमार घराने आराम से रोजी कमा रहे होते और हमारी फिल्में जो है वो न सिर्फ ये कि तफरीह फराहम कर रही होती है अपने मुल्क को, बल्कि मुल्क में जो है पूरी दुनिया में उजागर कर रही होती है और बहुत सारा काम फिल्मों के जरिए टूरिज्म को भी फरोग मिल रहा होता है, इंडस्ट्री को भी मिल रहा होता है और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी होती। ये चीज नहीं हो सकी। सर आपने तो बड़ा जबरदस्त ये बात की है कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट जो है, असिस्टेंस कभी भी हासिल नहीं रही है। अब अगर सर ये सपोर्ट मिलती है तो आप ये समझते हैं कि रिवाइवल हो सकता है? हम अभी भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, काम इस पे कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं अपनी इंडस्ट्री को? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और ये बहुत ही जबरदस्त कदम है, विजनरी कदम है कि इन्होंने ये चीज अनाउंस की, पीटीवी फिल्म जी, और इसके तहत इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम जो उठाया वो ये है कि मुश्तरका फिल्म साजी के हवाले से ये लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। पीटीवी ने एडवर्टाइज भी किया है, तमाम फिल्म मेकर्स को दावत दी है कि वो अपने आइडियाज शेयर करें, अपने प्रोजेक्ट्स प्रपोजल जो है वो पीटीवी को दें और फिर जो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बेहतर होंगे उन प्रोड्यूसर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ हम मुश्तरका फिल्म साजी शुरू कर देंगे। मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी सहूलत है, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी नहीं थी। आपके बैंक जो है वो फिल्म फाइनेंस के हवाले से बिल्कुल जीरो है, कोई सहूलत नहीं है। पीटीवी फिल्म्स के जरिए अगर ये काम होता है, मेरा ख्याल है कि थोड़े अरसे में बहुत बड़ा काम होगा। और दूसरा बड़ा काम जो इनको करना चाहिए वो सिनेमा हाउसेज है। बिल्कुल, कि ऐसे सिनेमा हाउसेज बहुत बड़ी तादाद में बनाए जहाँ टिकट जो है वो 200 से ऊपर ना हो, ताकि आम आदमी जो है वो सिनेमा में जाके अपनी फैमिली को ले जाके वो महसूस हो सके फिल्मों से। और इतनी बड़ी तादाद में अगर सिनेमाज होंगे तो फिल्में भी बनना जरूरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त, यानी अफोर्डेबल होना चाहिए एक आम आदमी के लिए। अफोर्डेबल
और फिर जब बड़ी तादाद में फिल्में बनेंगी तो ये इंडस्ट्री खुद ब खुद अपने कदमों पे खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा सर, ये मुझे ये बहुत बताइएगा, पाक फ्लिक्स प्रोजेक्ट के हवाले से भी उन्होंने बात की, इसको अगर आप थोड़ा सा हमारे लिए बयान कर सकें कि नेटफ्लिक्स की तरह उन्होंने कहा कि पाक फ्लिक्स प्रोजेक्ट जो है, पीटीवी जो है वो एक ऐसा इदारा है, मैं खुद पीटीवी की ही इंट्रोडक्शन में मुझे पीटीवी ने ग्रूम किया है, तो पीटीवी की जो लेगेसी है, जो हिस्ट्री है, वो तो बहुत जबरदस्त है। आर्काइव्स महफूज होने चाहिए थे, पता नहीं किस हालत में है। खैर ये फैसला बहुत अच्छा है कि आर्काइव्स को इस्तेमाल करें, और ये प्लेटफॉर्म जो है वो न सिर्फ पीटीवी के प्रोग्राम्स जितने भी थे, चाहे वो ड्रामे थे या टॉक शोज थे या म्यूजिक प्रोग्राम्स थे, डॉक्यूमेंट्रीज की, वो सारे के सारे अपलोड करें, और इसके साथ ही पुरानी फिल्में शुरू से लेके अब तक जितनी फिल्में हैं हमारे पास मौजूद, वो भी अपलोड करें। और बिल्कुल पाक फ्लिक्स के नाम से ये चीज बड़ी जबरदस्त एक कंट्रीब्यूशन होगी दोनों टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो सर मुश्किल काम होगा या हो सकता है जल्दी? कितना बड़ा चैलेंज है ये सर? नहीं देखें, जो सीरियस काम है वो जल्दी में तो नहीं हो सकते, एग्जैक्टली, लेकिन शुरुआत हो सकती है, रफ्ता रफ्ता वो ग्रो करती जाएंगी। लेकिन बहुत जरूरी है कि ये शुरू हो और संजीदगी से ये काम किया जाए। हमारे पास जखीरा मौजूद है, ये ऐलान करें, रिक्वेस्ट करें लोगों को कि जिनके पास जो जो कुछ है जी वो इनको कंट्रीब्यूट करें, और लोग खुशी से करेंगे। सही। अच्छा सर, उन्होंने बच्चों के हवाले से भी बात की है। एक दौर में बड़े खूबसूरत बच्चों के ड्रामास जो हैं वो पीटीवी पर आया करते थे, जिसमें एक मॉरल लेसन भी दिया जाता था, बच्चों को अदब आदाब भी सिखाए जाते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक उन्हें ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, वो सब चीज़ें उनको उसमें समझा दी जाती थी, लेकिन अब मिसिंग है वो, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। नहीं देखें, बच्चों पे तवज्जो इस मुल्क में बिल्कुल नहीं है जी। बच्चों का स्कूल करिकुलम जो है वो बहुत एहतियात से बनना चाहिए, और ख़ास तौर पर टेलीविज़न पे बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स कि जिनसे बच्चों को पता चले कि वो किस ज़मीन पे रह रहे हैं, बिल्कुल, यहाँ कल्चरल हिस्ट्री यहाँ की क्या है, क्या कुछ हो चुका है, उनके हीरोज कौन है, उनके विलन्स कौन है, उनके मुल्क में जो कहानियाँ हैं तमाम सूबों में मुख्तलिफ ज़ुबानों से जुड़ी हुई, वो क्या है, उनके नगमे क्या है, उनका आर्ट और कल्चर क्या है, बिल्कुल। तो उससे बच्चों की शिनाख्त से वो मजबूत हो जाती है। वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेट भी हो रहे होते हैं, और जब आपकी शिनाख्त मजबूत हो तो फिर आप एक तवाना इंसान के तौर पे आगे बढ़ते जाते हैं, और फिर आप किसी भी ऑनस्लाट, किसी भी हमले का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमाल शाह साहब आपके कीमती वक्त का। जमाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे इस वक्त गवर्नमेंट जो इक़दाम उठा रही है और आगे यकीनन इसको लेके बढ़ा जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा। सिनेमा के हवाले से उन्होंने बात की और बच्चों के हवाले से कॉन्टेंट की बात कर रहे थे जमाल शाह साहब। और पाक फ्लिक्स एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट होगा, इस पर अगर काम शुरू हो जाता है तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी कि पाकिस्तान के ड्रामास, पाकिस्तान की फिल्में जो हैं वो उनको महफूज कर लिया जाए और उनको देखा जा सके। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जिसका आगाज़ होने जा रहा है, और अल्लाह करे ये वक्त पर मुकम्मल भी हो जाए। आज के प्रोग्राम से नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।